मैं आप सभी का एक और K5 ट्यूटोरियल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का नया टॉपिक और खूबसूरत टॉपिक देखते हैं कि K5 में आज क्या नया है। आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं, आज का नंबर ले रहे हैं, आज का जो टॉपिक ले रहे हैं, आज का टॉपिक ले रहे हैं क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर बहुत बढ़िया है कि क्वांटम नंबर कैसे आया, कहाँ से आया, बहुत सारी चीज़ें हैं ये। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को बड़ा आसान तरीके से और बहुत शॉर्ट टाइम में समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस लेक्चर को मैं बहुत आसान तरीके से समझा सकूँ, ज़्यादा टाइम आपका ना लूँ इसमें। ठीक है, तो क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर जो बहुत रिसर्च हुई कि एटम है, एटम के बाहर में ऑर्बिटल हैं, शेल्स हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ हैं। तो आखिर में बाद में आकर क्वांटम नंबर ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है। तो एक्चुअल में ये जो है ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, कहाँ पर है। दूसरी लैंग्वेज में कह दें तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस ये बताता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ, उसका एड्रेस बताता है। ठीक है, कैसे बताता है? क्वांटम नंबर हमारे 4 टाइप के हैं, प्रिंसिपल, एल्जेमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। इनको एक श्रेणी में रखा हुआ है। वैज्ञानिकों ने यहाँ रिसर्च करी है, ये बात का काम है कि स्पिन क्या है, स्पिन की हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल प्रिंसिपल, एल्जेमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये इस तरीके के हमारे हैं। अब हुआ क्या था, बाद में ये पता लगा कि जैसे मान लो ये कोई एटम है, ये हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया है, न्यूक्लियस के बाद ये शेल्स हो गए, ये शेल्स हो गए। ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रॉन हमारे पाए जाने की संभावना होती है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ हमें मिलते हैं, ये क्वांटम नंबर ने बताया है। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कोई यहाँ बता रहा कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, इस तरीके से होगा। अब क्वांटम नंबर ने ये बताया, पहले बाद में पता लगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करते हैं या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं शेल्स के अंदर या ऑर्बिट के अंदर, ये एक वेव के रूप में चलते हैं इस तरीके से। बाद में ये पता लगा हमारा कि ये एक वेव के रूप में इस तरीके से चलते हैं। अब कहाँ मिलते हैं ये क्वांटम नंबर ने बताया। ये मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरीके से बनाने में, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ भी घूम रहे हैं, यहाँ भी घूम रहे हैं इस तरीके से। तो किस तरीके से घूम रहे हैं? ये वेव के रूप में घूम रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तरंग के रूप में, जिसे हिंदी में कह देते हैं तरंग। तो बाद में ये पता लगाया कि ये एटम है, ये न्यूक्लियस हो गया, जहाँ क्या होते हैं हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। लेकिन बाद में ये पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो उनकी मूवमेंट है, जो उनका चलने का जो तरीका है, वो किस तरीके से चलते हैं, वो तरंग के रूप में चलते हैं। किसके रूप में चलते हैं? तरंग, मतलब कि वेव के रूप में चलते हैं। ये पता लगाया गया। अब क्या पता लगा कि एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है इसमें, एक एल्जेमुथल होता है और एक मैग्नेटिक होता है। चलो बात ठीक है, हमने इतनी बात मान ली। अब इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को मैं यहाँ लिख लेता हूँ टॉपिक डाल के। क्या है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, वो हम इसको n से तो रिप्रेजेंट करते हैं। आप साथ के साथ इसके नोट्स बना सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। अब होता क्या है, पहले सबसे पहले हमें पाए जाते हैं, देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। सबसे पहले हमारे पाए जाते हैं शेल, या जिनको हम बोल देते हैं ऑर्बिट। ठीक, एक शेल होता है, पहले शेल होता है, शेल कह दो या ऑर्बिट कह दो। इस शेल के अंदर हमारे होते हैं सब शेल। क्या होते हैं? सब शेल, जिनको हिंदी में हम बोल देते हैं उपकोष। क्या बोल देते हैं? उपकोष। ठीक, पहले शेल होता है, शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर हमारा होता है ऑर्बिटल। क्या होता है? ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल के अंदर हमारे पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन।
जिनको हम बोल देते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जो +1/2 -1/2 हाफ 1/2 होते हैं। अभी फिलहाल हम इतनी बात नहीं कर रहे, हम इसको इतना मैंने समझा दिया कि पहले शेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर सब शेल होते हैं, और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चलो ठीक है, अब क्या है, ये शेल है। शेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात तो हम ये बात याद रखें, ठीक है। इसका मतलब ये जो पहली शेल है ये n = 1 है, ये दूसरी शेल है ये n = 2 है, ये यहां एक तीसरी शेल चल रही होगी इस तरीके से, ठीक है। ये रहे, ये n = 3 है। ये शेल्स होते हैं, बात को समझो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बताया कि शेल्स होते हैं, शेल्स होते हैं n = 1, n = 2, n = 3। इस शेल के अंदर होते हैं क्या, सब शेल, शेल के अंदर सब शेल। अब मान लो n = 1 है तो इसके अंदर एक सब शेल होगा, ए मान लो मैं बना देता हूं ए इस तरीके से, ये सब शेल हो जाएगा। इस सब शेल के अंदर होंगे ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन। समझने की कोशिश करो, शेल है, शेल के अंदर सब शेल है, तो n = 1 में शेल्स आता हमारा 1। कितना 1 आया हमारा, n 1 आया। उसके बाद n = 2 पे ये कैसे आया वो भी मैं बाद में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। n = 2 पे हमने देखा शेल्स बनेंगे यहाँ 2, एक शेल्स ये रहा इतना बड़ा सब शेल, ये सब शेल है, एक सब शेल ये रहा और एक सब शेल ये रहा। मैं इसको थोड़ा साफ करके मैं दोबारा से बनाने की कोशिश करता हूं, दोबारा से मैं समझाता हूं। फिलहाल आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि शेल्स होते हैं, शेल हो ऑर्बिटल हो, ऑर्बिटल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिलहाल मैं इसको साफ कर रहा हूं तो थोड़ा अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो ये कहता है कि एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया, इस न्यूक्लियस के बाहर जो है वेव के रूप में ये इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहे हैं, n = 1, n = 2, n = 3 इस तरीके, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहां वेव के रूप में, तरंग के रूप में जो है मूवमेंट कर रहे हैं। अब हमने देखा भाई ये तो ये मान लेते हैं, ये इसको भी हम एक काम करते हैं, न्यूक्लियस को थोड़ा छोटा बना देते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, ये एक बाहर शेल एक और हो गई, ठीक है, ये होगा। तो ये मैं इसको मान लेता हूं n = 1, n = 2, n = 3 और n = 4। अब ये n जो है, ये n तो हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। अब ये n = 1 जो है ये एक शेल है, ये इसको हम ऑर्बिट कह सकते हैं। तो ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2, ऑर्बिट 3, ऑर्बिट 4। अब एक बात बताइए कि एक शेल के अंदर या एक ऑर्बिट के अंदर हमारे सब शेल होते हैं। सब शेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है S, P, D एंड F। अब आपको ये पता है कि ऐसे सब शेल, जब अगर ऐसे सब शेल बनेगा तो एक सब शेल के अंदर, एक सब शेल मतलब ऐसे सब शेल का मतलब होता है एक डिब्बा, ठीक है। तो इसका मतलब जब n = 1 था तो यहाँ एक डिब्बा बनेगा, यहाँ n = 1 पे एक डिब्बा ये बन गया, मान के चलो ये मैंने एक डिब्बा बना दिया। ये एक क्या है, ये एक सब शेल है, शेल के अंदर सब शेल है। बात को समझो, ये कहीं ना कहीं स्पेस, ये ऐसा नहीं है जब मैंने बना दिया तो ये छोटा सा ही होता है, बहुत बड़ा होता है। तो ये एक शेल है, शेल के अंदर एक सब शेल है, सब शेल के अंदर भी क्या है हमारे, क्या है, सब शेल के अंदर हमारे यहाँ ऑर्बिटल है। क्या है, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब सब शेल होगा। अब n = 2 पे देखते हैं, n = 2, जैसे n = 2 होगा तो इसमें अब सब शेल 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, सब शेल 2 हो जाएंगे। देखो n = 1 पे सब शेल 1, n = 2 पे सब शेल 2,
n बराबर 3 पे सब शेल 3, n बराबर 4 पे सब शेल कितने हो जाएंगे 4। चलो बात समझ गए हम। भाई n बराबर 1 पे एक सब शेल हो गया, अब सब शेल भी कौन सा हो गया 1 पे कौन सा हो गया s सब शेल हो गया। अब n बराबर 2 देंगे तो इसमें 2 सब शेल आएंगे, क्या आएंगे 2 सब शेल, एक सब शेल ये आ गया, समझो, और एक सब शेल ये आ गया। मैंने ये इस तरीके से बना दिया, ये रहे, पहले मैंने शेल बनाया, शेल के अंदर सब शेल बनाया, फिर n बराबर 2 में शेल तो है n बराबर 2, उसके अंदर मैंने 2 क्या बना दिए सब शेल बना दिए। 2 सब शेल कौन से बनेंगे, एक बनेगा s सब शेल, कौन सा बनेगा s सब शेल, ये बनेगा p सब शेल। बताओ बात समझ में आएगी भाई। n अब जैसे मान लो n बराबर हम 3 लेते हैं, n बराबर 3 ले लिया हमने, तो इसके अंदर कितने सब शेल आ जाएंगे 3 सब शेल आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे, एक s आ जाएगा, एक p आ जाएगा और एक d आ जाएगा। अभी हमने देखेंगे इसको हम कनेक्ट करेंगे, ऑफ ऑफ रूल होता है एक इलेक्ट्रॉन को भरने का, जो उसमें सीक्वेंस होता है n+l से बनते हैं कि अगर n+l की वैल्यू जितनी कम होगी उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन उसमें पहले भरे जाते हैं। तो वो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से होता है, वो अलग टॉपिक है, लेकिन वो इसी से रिलेटेड होता है कि n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 पे किस तरीके से हमारे सब शेल आते हैं। अच्छा, अब इन सब शेल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके अंदर n बराबर 1 सब शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, क्योंकि एक सब शेल ऐसे सब शेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन हमने ये बना दिया इस तरीके से और एक तरीके से ये बना दिया। भाई s सब शेल है, क्या है s सब शेल है, तो मुझे ये पता है कि s सब शेल में सिर्फ एक डिब्बा होता है, ये रहा s सब शेल है। इस सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2। ऐसे मैं अगर बात करूं किसकी, p सब शेल की, किसकी बात करें p सब शेल, तो p सब शेल में डिब्बे हमारे कितने होते हैं 3। ये p सब शेल है, शेल नहीं है कि n बराबर 2 में अगर सब शेल पूछेगा तो 2 सब शेल आएंगे, एक ऐसा आएगा एक p आएगा। लेकिन अगर p सब शेल या s सब शेल या df सब शेल की बात करी जाती है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसमें कितने आते हैं, एक डिब्बा होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 3 डिब्बे 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब बात समझ में आई क्या नहीं आई। ऐसे हमारा ये s हो गया, ये p हो गया, उसके बाद d आ जाएगा। अब ये जो देखो मैं एक थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, इसमें हमारे ऑर्डर नंबर चलते हैं 1 3 5 7, इस तरीके से बात हम समझ सकते हैं कि ऐसे सब शेल में एक डिब्बा, p सब शेल में 3 डिब्बे, d सब शेल में 5 डिब्बे, df सब शेल में 7 डिब्बे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इनके दुगने होते हैं। कितने होते हैं, इनका दुगना, मतलब एक का मतलब कितना हो जाएगा, इसमें होते हैं हमारे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन, 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से होते हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं कि एक शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक शेल के अंदर, ना कि सब शेल के अंदर। सब शेल का तो मैंने बता दिया भाई, एक एस सब शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, p सब शेल है उसके अंदर कितने होंगे 3 इलेक्ट्रॉन हो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अगर मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन देखने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n²। कितना होता है 2n²। 2n² से हम किसी भी शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हम वो निकाल लेंगे। किस तरीके से, सपोज डेट n बराबर 1, तो यहाँ n बराबर 1 रखेंगे तो 1 का होल स्क्वायर 1 और 1 की 2 में करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ n बराबर 1 पे सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर। अब देखो अगली बात करते हैं कि n बराबर 2 में, देखो पूरी शेल की बात करी जा रही है ना कि सब शेल की बात करी है। सब शेल तो मैंने बता दिया, एक p सब शेल, एक s p d f, उसमें इलेक्ट्रॉन बता दिए।
ठीक है। अगर देखते हैं कि n बराबर 2 रखते हैं तो 2 2 जा कितना हो गया 4, 4 2 जा कितना हो गया 8। तो n बराबर 2 पे टोटल इलेक्ट्रॉन जो है n बराबर 2 में ये जो शेल है ये वाली शेल जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें कितने आ रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्योंकि 2 रखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ है, 8 इलेक्ट्रॉन ये हैं क्योंकि ऐसे सब शेल के अंदर एक तो ऑर्बिटल होगा, है ना। उस ऑर्बिटल ये मान लो ये वाला ये ऑर्बिटल हो गया, ये रहा ये, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब मान लो ये पी सब शेल है, तो पी सब शेल के अंदर ऑर्बिटल कितने होंगे 3, कितने ऑर्बिटल होंगे 3, ये रहे 3 ऑर्बिटल 1 2 3, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 2, तो 6 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए 8। बात समझ में आ रही होगी। इस तरीके से बड़े आसान तरीके से हम किसी भी सब शेल के ये शेल हो या ऑर्बिटल, शेल भी कह सकते हैं या हम इसको ऑर्बिट भी कह सकते हैं, कि अगर इलेक्ट्रॉन देखने हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाना है, ये हम सारी चीज़ है। और आगे इसमें एक क्या क्वेश्चन बनेगा कि इसमें एक स्टेबिलिटी का क्वेश्चन बनता है कि इसमें स्टेबिलिटी को क्या होगा। तो इसमें एक क्वेश्चन लगाते हैं हम एनर्जी या एनर्जी का लगा लेते हैं, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। बताओ, ये पहले हमको समझना पड़ेगा कि जो चीज स्टेबल होगा उसकी एनर्जी कम होगी। अब आपको एक बात समझ में नहीं आ रही होगी कि स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एनर्जी कैसे कम हो जाएगी। देखिए, जितना ज़्यादा बड़ा आदमी होगा या जितना करोड़पति होगा उतने ही ज़्यादा उसकी एनर्जी कम होती है, उतना ही उसे डर लगता है। आपने देखा कभी बड़ा आदमी ना तो कभी किसी से लड़ाई करता, ना किसी के मसले में पड़ता, क्योंकि उसे क्या होता है, उसे सिर्फ अपना बिजनेस करना होता है, अपना काम करना होता है और अपने आप को स्टेबल करना होता है, अपने अंदर एक स्टेबिलिटी आनी। वो हर जगह लड़ता नहीं है, वो ये सोचता है कि अगर गलती अपनी भी नहीं होती है तो भी अपनी गलती मान लेता है, ठीक है हमारी गलती हो गई। तो अगर किसी की अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी। अब स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, जो न्यूक्लियस के पास में होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है। क्योंकि यहाँ क्या होंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे जिसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक फंडा हमारे यहाँ से ये लिखना है कि अगर अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ये भी यहाँ से कंसेप्ट निकल गया था हमारा। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी एनर्जी कम होगी। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं उनकी एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है। स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो अट्रैक्शन भी ज़्यादा है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास में है। समझने की कोशिश करो, मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी एनर्जी कम। अब स्टेबिलिटी कहाँ ज़्यादा होगी सोचो। अब स्टेबिलिटी का लिखा हुआ है कि जहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। भाई कोई चीज़ अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है, पास पास में है, अट्रैक्शन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी है। अब जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी एनर्जी कम होगी, उतना ही डर रहता है कि हमारा कहीं बॉन्ड टूट ना जाए या हम कहीं अलग अलग ना हो जाए। ये बहुत सारी चीज़ें। तो इसका मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा है। अट्रैक्शन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई तो एनर्जी कम हो गई। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस के पास वाली शेल है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है हमारा वेव के रूप में, इसका मतलब उसकी एनर्जी कम है। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से बाहर जाएंगे या न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो हमारी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। सही बात है। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, सीधी सी बात है। जब न्यूक्लियस के पास वाले की एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो न्यूक्लियस से जितना बाहर जाएंगे, बाहर जाते रहें। अगर मान लो बाहर वाली शेल की बात करें तो अट्रैक्शन कम हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया तो स्टेबिलिटी कम हो गई, स्टेबिलिटी कम हो गई तो एनर्जी ज़्यादा हो गई।
तो इसका मतलब जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे स्टेबिलिटी हमारी बढ़ती, मतलब वो एनर्जी हमारी बढ़ती चली जाएगी और स्टेबिलिटी हमारी कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ n बराबर 4, n बराबर 3, n बराबर 2, n बराबर 1 में एनर्जी का ऑर्डर लगाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछेगा। अगर आपसे कहता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कहाँ है ये बताओ भाई। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इंक्रीज और ये वाली एनर्जी, ये जो होगा बाहर जो शेल होगा, कोई सा भी शेल होगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अगर हम एनर्जी का ऑर्डर देखें, अगर हम एनर्जी का ऑर्डर देखें तो एनर्जी का ऑर्डर होगा n बराबर 4, n बराबर 3, n बराबर 2 और n बराबर 1। ये ऑर्डर, ये एनर्जी का ऑर्डर है। n बराबर 4 की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। क्यों है वो मैंने अभी आपको समझा दिया, क्योंकि वो न्यूक्लियस से बाहर जा रहा है। अगर ये यही कहता है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाओ, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो, स्टेबिलिटी कौन सी हो जाएगी। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछता है कि शेल के अंदर स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, शेल के अंदर स्टेबिलिटी का ऑर्डर, शेल के अंदर स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना हमें, इसका स्टेबिलिटी का। तो अगर स्टेबिलिटी देखेंगे तो स्टेबिलिटी n बराबर 1 की ज़्यादा है, फिर n बराबर 2 की, फिर n बराबर 3 की, फिर n बराबर 4 की। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, ये एनर्जी का ऑर्डर हो गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें समझाने के लिए, अभी सिर्फ मैंने आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, किस तरीके से शेल्स होते हैं, सब शेल होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, उन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये शेल हो गया, ये सब शेल हो गया, सब शेल के अंदर ये ऑर्बिटल हो गया, इस ऑर्बिटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन हो गया, जो कि हमारे घूमते हैं। मैं और आगे हम क्लास चलाएंगे, अभी हम फिलहाल इसे यहीं स्टॉप करते हैं। अगर किसी बच्चों को अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है। अभी हम आने वाली वीडियो में एल्जेमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लेंगे। ये बहुत खूबसूरत टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। आपका IIT हो, नीट हो, AIEEE हो, TGT, PGT हो, कोई भी हो, वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। थैंक यू वेरी मच।